बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट चैप्टर इज डिजीजेज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। आपकी ओरल कैविटी में दो किस्म के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है और माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स है। जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है वो तीन हैं, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड्स है, सबमेंडिबुलर ग्लैंड है और सबलिंगुअल ग्लैंड है। ये तीनों ग्लैंड जो है ये पेयर्ड ग्लैंड है, यानी दो सबमेंडिबुलर ग्लैंड आपकी ओरल कैविटी में मौजूद है, दो सबलिंगुअल मौजूद है और दो पैरोटिड ग्लैंड मौजूद है। ठीक है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड्स है वो पैरोटिड ग्लैंड्स है। ठीक है, अच्छा अब इन ग्लैंड्स की डिजीजेस हम पढ़ेंगे। तो जो डिजीजेस है सलाइवरी ग्लैंड्स के वो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के भी हो सकते हैं और माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स के भी हो सकते हैं। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये आपके ओरल कैविटी में एक डक्ट के थ्रू ओपन होते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, इससे सलाइवा सीक्रेट होती है और ये जो सलाइवा है ये डक्ट के थ्रू आपकी ओरल कैविटी में ओपन होती है और इस वजह से हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये जो डिजीजेस है ये ग्लैंड्स के भी हो सकते हैं और ये जो है ये डक्ट्स के भी हो सकते हैं। तो अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से डिजीजेस है, कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं और डक्ट के डिजीज है या फिर ग्लैंड्स के डिजीज है। ठीक है, हमारी ओरल कैविटी का जो हेल्थ है और जो नॉर्मल फंक्शंस है वो डिपेंड करते हैं सलाइवरी सीक्रेशंस पे, क्योंकि सलाइवा के बहुत सारे फंक्शंस है। एक मेन रोल है सलाइवा का हमारी ओरल कैविटी में। ठीक है, अच्छा अब ये जो सलाइवा है इसकी सीक्रेशन अगर कम होगी या अगर स्टॉप होगी बिकॉज ऑफ सर्टेन डिजीजेस, तो इट मीन्स के हमारी ओरल कैविटी में डिफरेंट डिजीजेस कॉज होंगे, डिफरेंट कंडीशंस कॉज होंगे और उनमें से जो मेन कंडीशन होंगी वो कौन सी होंगी, वो ड्राई माउथ की होंगी। ठीक है, अच्छा अब अगर सलाइवा सही तरीके से हमारी ओरल कैविटी में नहीं आ रहा या फिर कम आ रहा है तो इट मीन्स के ड्राई माउथ कॉज होगा। ठीक है, अब जब ड्राई माउथ कॉज हो रहा है तो इसकी वजह से आपकी ओरल कैविटी में डिफरेंट इन्फेक्शंस प्रोमोट होंगे, क्योंकि सलाइवा जो है वो हमारे माइक्रोब्स को फ्लैश आउट कर रहा है और फूड पार्टिकल्स को फ्लैश आउट कर रहा है। तो अगर सलाइवा की सीक्रेशन कम है तो इट मीन्स के ओरल कैविटी में फूड की इन्फेक्शन होगी, वहाँ पर माइक्रोब्स ग्रोथ करेंगे और उसकी वजह से ओरल कैविटी में इन्फेक्शंस कॉज होंगे। ठीक है, तो सलाइवा की जो नॉर्मल सीक्रेशन है वो अगर कम होगी तो उसकी वजह से हमारी ओरल कैविटी में इन्फेक्शंस कॉज होंगे और ड्राई माउथ कॉज होगा। तो इन डिजीज में जो हम सबसे पहले वाला डिजीज पढ़ रहे हैं दैट इज सलाइवरी कैलकुलाई, यानी सलाइवरी डक्ट में या फिर सलाइवरी ग्लैंड में कैलकुलस की फॉर्मेशन होगी एंड कैलकुलस इज एक्चुअली स्टोन। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड में या फिर सलाइवरी डक्ट में कैलकुलस की फॉर्मेशन को हम सलाइवरी कैलकुलाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो सलाइवरी कैलकुलाई है ये मोस्टली सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं। तकरीबन 80% कैलकुलाई जो है वो सबमेंडिबुलर ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं, 6% पैरोटिड ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं और 2% जो है वो सबलिंगुअल और माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं तो इससे एडल्ट ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। मेल्स में इसकी जो रेशो है वो 2 टाइम्स ग्रेटर है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ये जो सलाइवरी स्टोन्स है ये यूनिलेटरल होंगे, बायलेटरल नहीं होंगे। इट मीन्स के अगर राइट साइड के ग्लैंड में या राइट साइड ग्लैंड के डक्ट में स्टोन की प्रोडक्शन हुई है तो लेफ्ट साइड के डक्ट में नहीं होगी, लेफ्ट साइड के ग्लैंड में नहीं होगी, क्योंकि ये कोई खास डिजीज नहीं है जो दोनों साइड्स को इफेक्ट करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम सोल्ट्स की डिपोजिशन है, सिर्फ और सिर्फ स्टोन्स की डिपोजिशन है, स्टोन्स की फॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा फिर हम कहते हैं कि अगर हम किसी फूड को स्मेल कर लेते हैं या फिर किसी फूड को टेस्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपके जो इफेक्टेड डक्ट है या जो इफेक्टेड ग्लैंड है वहाँ पर पेन कॉज होगा। ये पेन क्यों कॉज होता है? ये पेन इस वजह से कॉज होता है कि जब हम किसी फूड को स्मेल कर लेते हैं या उसको टेस्ट कर लेते हैं तो सलाइवरी सीक्रेशन स्टार्ट हो जाती है। अब पीछे से सलाइवा आ रहा है लेकिन आगे से डक्ट क्लोज है बिकॉज ऑफ द स्टोन। तो अगर डक्ट क्लोज है तो पीछे से सलाइवा आएगा और वो उस स्टोन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लेकिन स्टोन आगे नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो तो फंसा हुआ है, वो तो डक्ट के अंदर मौजूद है, स्टोन है, तो वो आगे नहीं जा सकता, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ सलाइवा वहां पर पेन कॉज होता है। ठीक है, तो स्मेल या टेस्ट ऑफ फूड से पेन कॉज होता है बिकॉज ऑफ द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। ये सलाइवा जो है ये वहां पर प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से पेन कॉज होता है। अच्छा फिर हम कहते हैं कि डक्ट की जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है, क्योंकि डक्ट की अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो इट मीन्स के वहाँ पर स्टोन ऑब्स्ट्रक्टेड है, वहाँ पर डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टोन है, तो ये जो स्टोन है ये उस डक्ट में इंजरी कॉज करती है। इट मीन्स के वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज होगा, पेन तो जाहिर है होगा ही, एंड स्वेलिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा की अकोमुलेशन होगी
क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है और अकोमुलेशन होगी और इन्फेक्शन भी है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर स्वेलिंग कॉज होगी, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से ड्राई माउथ कॉज नहीं हो रहा। इसकी वजह से ड्राई माउथ कॉज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैंड जो है वो इफेक्ट होता है। ओरल कैविटी में बहुत सारे ग्लैंड है, अगर एक ग्लैंड से सलाइवा नहीं आ रहा तो वो इतना इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि बाकियों से तो सलाइवा आ रहा है, तो इस वजह से इससे ड्राई माउथ कॉज नहीं होती। अच्छा, पैथोलॉजी की तरफ आते हैं कि किस तरह ये स्टोन बनता है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनिक मटेरियल यानी एक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है और उसी ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के इर्द गिर्द या उसी ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर कैल्शियम सॉल्ट की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। और उसी कैल्शियम सॉल्ट की डिपोजिशन की वजह से क्या चीज बनता है, सलाइवरी कैलकुलस बनता है। ये जो सलाइवरी कैलकुलस है इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड है। लेयर्ड इसलिए है क्योंकि सेंटर में एक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, उसके ऊपर फिर कैल्शियम सॉल्ट्स की डिपोजिशन होती है एक रिंग फॉर्म में, फिर उसके ऊपर एक रिंग फॉर्म में कैल्शियम सॉल्ट्स की डिपोजिशन होती है, तो इट मींस के लेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो सलाइवरी कैलकुलस है ये लेयर्ड है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये लेयर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये जो सलाइवरी कैलकुलस है जाहिर है इसका जो सरफेस होगा वो रफ होगा, स्मूथ नहीं होगा, तो इसकी रफनेस की वजह से डक्ट की जो लाइनिंग है वहां पर इंजरी कॉज हो जाती है और इंजरी की वजह से ये जो डक्ट की जो लाइनिंग है ये अपने आप में एडाप्टेशन लेकर आता है और ये एडाप्टेशन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है, यानी वहां पर एडाप्टेशन कॉज हो जाती है। अच्छा, अब ये जो सलाइवरी जो कैलकुलस है वहां पर इसके सरफेस पे नॉर्मल फ्लोरा जो है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, यानी नॉर्मल फ्लोरा तो जाहिर है हमारी ओरल कैविटी में मौजूद है, लेकिन अब उसको एनवायरनमेंट मिल गया है, अब उसको एक सरफेस मिल गया है, उसके ऊपर ये ग्रोथ कर सकेंगे। ये जो कैलकुलस है ये एक सरफेस है, जो रफ सरफेस है, इसके ऊपर अब जो नॉर्मल फ्लोरा है ये ग्रोथ करेंगे, तो इसकी ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी और उस इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में जो सलाइवरी डक्ट है वहां पर फाइब्रोसिस कॉज हो जाएंगी, ठीक है। जो सलाइवरी कैलकुलस है इसको हम आइडेंटिफाई किस चीज के थ्रू करेंगे, सिंपल रेडियोग्राफ के थ्रू। इसको हम किस तरीके से डायग्नोस करेंगे, इसको हम सिंपल या प्लेन रेडियोग्राफी के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी इस तरह होता है कि आपके सलाइवरी ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन कॉज हुई होती है जिसको हम कहते हैं साइलेडिनाइटिस। साइलेडिनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सॉफ्ट टिश्यूज है और सिंपल रेडियोग्राफ में आपको सॉफ्ट टिश्यूज नजर नहीं आते, तो इसलिए हम साइलेडिनाइटिस को फाइंड आउट करने के लिए किस चीज के थ्रू हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, साइलोग्राफी के थ्रू, यानी एक ऐसा रेडियोग्राफ जिसके थ्रू हम सॉफ्ट टिश्यूज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम सलाइवरी ग्लैंड्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स को ऑब्जर्व करने के लिए एक खास किस्म की रेडियोग्राफ यूज होती है एंड दैट इज साइलोग्राफी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टोन है इसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, इसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये जो स्टोन बना है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है हमारी ओरल कैविटी में, तो इसको अब हमने रिमूव करना है। किस तरह हम रिमूव कर सकते हैं इसको, 4 तरीकों से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। एक तो ये कि ये जो स्टोन है ये खुद ब खुद आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है और जो सलाइवरी डक्ट है इसकी जो ओपनिंग है उस ओपनिंग के थ्रू ये जो स्टोन है ये बाहर की तरफ खुद ब खुद निकल आता है। तो एक ये कंडीशन हो गई कि जो सलाइवरी स्टोन है ये खुद ब खुद आगे की तरफ आके ओपनिंग के थ्रू निकल आता है। सेकेंड कंडीशन है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा कंडीशन है जिसके थ्रू हम आउटसाइड ऑफ द ओरल कैविटी से हम उस सलाइवरी ग्लैंड पे या उस डक्ट पे रेज पास आउट करते हैं, ठीक है। उन रेज के थ्रू ये जो स्टोन है ये ब्रेक हो जाता है। अब इस ब्रोकन पीसेस को हम किस तरह निकालेंगे, ये ब्रोकन पीसेस जो है ये खुद ब खुद आगे की तरफ आके सलाइवरी डक्ट की जो ओपनिंग है वहां पर निकल आते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से भी ये निकल नहीं रहा तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने लोकल एनेस्थीसिया लगाना है और उस लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू हमने इंसिजन लगानी है, यानी सर्जिकल कट्स लगाने हैं और उन सर्जिकल कट्स के थ्रू हमने सर्जिकली उन स्टोन्स को रिमूव करना है। कभी कभी इस तरह होता है कि हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है जहां पर स्टोन्स बने हैं वहां पर सिवियर इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, और सिवियर इन्फ्लेमेशन के थ्रू हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिवियरली फाइब्रोस्ड हुआ होता है, वहां पर फाइब्रोसिस हुई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है वो वापस अपने नॉर्मल हालत की तरफ नहीं आ सकता। तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने पूरे के पूरे सलाइवरी ग्लैंड को एक्साइज करना है, उसको रिमूव करना है सर्जिकली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सलाइवरी डक्ट के ओपनिंग में एक स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है, विच इज सलाइवरी कैलकुलाई। ये येलोविश कलर का जो स्टोन है दिस इज एक्चुअली सलाइवरी कैलकुलाई जो कि सलाइवरी डक्ट में बना हुआ है। ये सलाइवरी डक्ट से फॉरवर्ड की तरफ आके सलाइवरी डक्ट के ओपनिंग में पड़ा हुआ है, यानी ये अब यहाँ से
निकल सकता है। ठीक है, ये खुद ब खुद भी निकल सकता है और इसको हम अगर पीछे से थोड़ा प्रेशराइज भी करें, यानी अब अगर हम पीछे से प्रेशर लगाए थोड़ा सा, तो फिर ये निकल सकता है। अच्छा, सेकंड कंडीशन इज पैरोटिड पेपिला एंड डक्ट स्ट्रक्चर्स, यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ पैरोटिड पेपिला एंड डक्ट। स्ट्रक्चर्स किस चीज को कहते हैं? स्ट्रक्चर्स कहते हैं एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ द डक्ट और पेपिला, यानी डक्ट, पैरोटिड डक्ट या फिर पैरोटिड पेपिला की एबनॉर्मल नैरोइंग को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, अब जाहिर है अगर पैरोटिड डक्ट है, पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट है, तो उस डक्ट की एक खास डायमीटर थ्रू आउट होगी, यानी थ्रू आउट द डक्ट एक खास डायमीटर होगी उस डक्ट की। लेकिन किसी डिजीज की वजह से या किसी कंडीशन की वजह से एक खास एरिया में वो डक्ट जो है वो नैरो हुआ होगा। दिस नैरोइंग ऑफ द डक्ट इज एक्चुअली डक्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अच्छा, पैरोटिड पेपिला किस चीज को कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड से पैरोटिड डक्ट आया हुआ है जो कि ओपन हुआ है हमारी ओरल कैविटी में। ये जो पैरोटिड डक्ट है ये हमारी ओरल कैविटी में एक ओपनिंग के थ्रू ओपन हुई होगी। उसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? पैरोटिड पेपिला हम उसको कहते हैं। द ओपनिंग ऑफ द पैरोटिड डक्ट इनटू द ओरल कैविटी इज नोन एज पैरोटिड पेपिला। तो ये जो पैरोटिड पेपिला है और ये जो पैरोटिड डक्ट है उसकी स्ट्रक्चर्स हो सकती है। ये स्ट्रक्चर्स किस वजह से होती है? फाइब्रोसिस की वजह से। अब फॉर एग्जांपल पैरोटिड पेपिला है, तो पैरोटिड पेपिला की स्ट्रक्चर्स क्यों कॉज होगी? यानी पैरोटिड पेपिला जो है उसकी पैरोटिड ग्लैंड की जो ओपनिंग है वो क्यों नैरो होगी? ठीक है, तो उसकी जो कॉजेज है वो प्रोजेक्टिंग क्लास्प्स है, यानी हमारी ओरल कैविटी में हमारे टीथ के इर्द गिर्द क्लैस्प्स मौजूद है, या फिर फॉल्टी रेस्टोरेशंस है, या फिर शार्प एजेस ऑफ ब्रोकन टीथ है, जिसकी वजह से जो पैरोटिड पेपिला है वो कंटिन्यूसली इंजर्ड हो रहा है। तो अगर पैरोटिड पेपिला कंटिन्यूसली इंजर्ड हो रहा है तो उसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन कॉज होगी और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पर फाइब्रोसिस कॉज हो जाएगी और उसी फाइब्रोसिस की वजह से जो पैरोटिड पेपिला है वो नैरो हो जाएगा और वो डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी उसको हम फिर सही तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो नैरो हो जाएगा। ठीक है, क्लैस्प जो है वो स्टील के बने होते हैं जो कि ओरल कैविटी में हमारे टीथ के इर्द गिर्द हम लगाते हैं। वहाँ पर हम ब्रेसेस भी लगाते हैं, ब्रेसेस का जो वायर है वो भी वहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं। ज़्यादातर हम पोस्टीरियर जो फर्स्ट मोलर है वहाँ पर हम जो क्लैस्प है वो लगाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो पेपिला है, जो पैरोटिड पेपिला है, उसकी इंजरी कॉज हो सकती है और उसकी इंजरी की वजह से वहाँ पर फाइब्रोसिस कॉज हो जाएगा और फाइब्रोसिस की वजह से वहाँ पर स्ट्रक्चर्स कॉज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब पैरोटिड डक्ट की स्ट्रक्चर्स क्यों कॉज होगी? फॉर एग्जाम्पल हमारे डक्ट में स्टोन था, वो स्टोन हमने रिमूव किया थ्रू सर्जरी, तो वो जो सर्जरी थी वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं की गई थी। ठीक है, वो इनएडिक्वेट सर्जरी थी, तो उस इनएडिक्वेट सर्जरी की वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज हो गया, अल्सरेशन कॉज हो गया और उसी इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन की वजह से फाइब्रोसिस और स्कार की फॉर्मेशन हो गई, जिसकी वजह से आपके पैरोटिड डक्ट का जो खास एरिया था जहां पर सर्जरी की गई थी वो एरिया नैरो हो जाता है बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग। ठीक है, जिसको हम डक्ट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो पैरोटिड पेपिला की स्ट्रक्चर्स और डक्ट की स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़ ली कि किस तरह वो बनते हैं और किस चीज को हम ये कहते हैं। अच्छा, इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पर जो है नैरोइंग हुई है, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हुई है? तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइलोग्राफी के थ्रू कि कितनी % जो है नैरोइंग कॉज हुई है डक्ट की या फिर पेपिला की। इसको हम ट्रीट किस तरह करते हैं? इसको या तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी सर्जिकली हम इसको रिमूव कर लेते हैं, या फिर हम एक्सटर्नली किसी चीज के थ्रू उसको डायलेट कर सकते हैं, यानी एक्सटर्नल किसी मेडिकेशन के थ्रू हम उसको डायलेट कर सकते हैं। जी, यहाँ पर ये जो एरो दिखाया गया है, दिस इज द एरिया ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी जो डक्ट है इसकी डायमीटर को आप लोग देखें और ये जो जहाँ पर स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर आप लोग इस डक्ट की डायमीटर को देखें। ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट तो नहीं है, ये असल में डक्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, लेकिन पैरोटिड डक्ट भी इसी तरह होती है और पैरोटिड डक्ट के स्ट्रक्चर्स भी इसी तरह ही होते हैं। लेकिन नेट पे मुझे ये वाला डायग्राम सही मिला तो इस वजह से मैंने ये वाला ऐड किया, लेकिन ये जो है ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट है। द नेक्स्ट कंडीशन इज सलाइवरी फिस्टुला। सलाइवरी फिस्टुला क्या है? हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे डक्ट आए हैं और वो डक्ट एक खास एरिया में ओपन हुए हैं। ठीक है, वो एक खास एरिया में ओपन हुए हैं और हर एक बंदे की जो डक्ट है वो उसी एरिया में ही ओपन हुए हैं। अब सलाइवरी फिस्टुला क्या चीज है? कभी कभी इस तरह होता है कि इंजरी की वजह से
या फिर सर्जरी की वजह से हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है या फिर जो सलाइवरी डक्ट है उससे एक खास चैनल आ जाता है और वो खास चैनल आके हमारे स्किन के ऊपर ओपन हो जाती है, यानी हमारे चीक्स के जो स्किन है उसमें ओपन हो जाती है, यानी बाहर हमारे फेस पे ओपन हो जाती है। तो इट मीन्स कि अब ये जो सलाइवा है ये सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी डक्ट में आके, क्योंकि यहाँ से भी एक चैनल बाहर की तरफ आया है, तो सलाइवरी डक्ट से ये जो सलाइवा है ये ओरल कैविटी में भी ओपन होगा क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल ओपनिंग तो है, लेकिन ये जो सलाइवा है ये इस चैनल के थ्रू, ये जो एबनॉर्मल चैनल बना है ये इसके थ्रू बाहर हमारे फेस के ऊपर भी ड्रेन होगा। ठीक है, तो ये एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है हमारे डक्ट का या फिर हमारे ग्लैंड का, किस चीज़ के साथ, हमारे स्किन के साथ, बाहर हमारी बॉडी के ऊपर हमारे फेस के ऊपर जो स्किन है उसके साथ एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये स्किन के साथ भी हो सकती है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर ये जो डक्ट है इससे एक चैनल आके हमारे स्किन के ऊपर ओपन होगा तो इसको हम एक्सटर्नल फिस्टुला कहते हैं। लेकिन अगर डक्ट से चैनल आके हमारी ओरल कैविटी में ही ओपन होगा, किसी और साइड पे, जो नॉर्मल साइड है वहां पर नहीं, किसी और साइड पे, ठीक है, किसी एबनॉर्मल साइड पे, तो फिर उसको हम इंटरनल फिस्टुला कहते हैं। तो जो इंटरनल फिस्टुला है वो जो सलाइवा है वो जाहिर है वो तो हमारी ओरल कैविटी के अंदर ओपन होगा, तो उससे हमें कोई साइन और सिम्टम्स शो नहीं होंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल फिस्टुला है उसके साइन इन सिम्टम्स शो होते हैं। किस तरह के साइन इन सिम्टम्स? हमारे फेस के ऊपर सलाइवा फ्लो करेगा, हमारे फेस के ऊपर सलाइवा ड्रेन होगा, जो कि हमें पता चलेगा कि सलाइवा तो हमारे फेस पे बाहर आ रहा है। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये एक एबनॉर्मल चीज़ है जिसको हम सलाइवरी फिस्टुला कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन सलाइवरी फिस्टुला है वो पेरोटिड ग्लैंड का बनता है, पेरोटिड फिस्टुला का बनता है। ठीक है, ये बाहर हमारे स्किन के ऊपर निकलता है, ये इंजरी या फिर सर्जरी की, किसी सर्जरी की वजह से बनता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या कॉज होगा? इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होगी। इन्फ्लेमेशन क्यों कॉज होगी? क्योंकि जाहिर है सलाइवा कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो सर्जरी है, सर्जिकल जो एरिया था वो ट्रीट नहीं हो रहा, वो हील नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रीट नहीं होता बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ सलाइवा, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली वहाँ पर जो है इंजरी ही होती है, वहाँ पर वहाँ जो एरिया है वो हील नहीं होता। इसकी सर्जरी हम किस तरह करते हैं? इसकी सर्जरी अच्छा, इसको ट्रीट हम किस तरह करते हैं? इसको ट्रीट हम सर्जिकली करते हैं। लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ये बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि जाहिर है हमारे फेस के ऊपर नर्व्स है, फेशियल नर्व है, और ये फेशियल नर्व डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो अगर फेशियल नर्व डैमेज हो गया है तो हमारे फेस के डिफरेंट मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, हमारा फेस जो है वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो सकता है। यहाँ पर आप लोग सलाइवरी फिस्टुला देख सकते हैं। फीमेल के फेस को अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो आप लोग देख सकते हैं कि सर्जरी के निशानात हैं। तो फीमेल के फेस पे जो फिस्टुला बना है ये बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी बना है। ठीक है, तो ये जो फिस्टुला बना है ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो सलाइवा है वो इस फीमेल के फेस पे फ्लो कर रहा है, यानी बाहर की तरफ निकल रहा है, जो कि एक एबनॉर्मल चीज़ है। मेल के फेस पे भी आप लोग देख सकते हैं कि सलाइवरी फिस्टुला बना है और जो कि बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है इसका सलाइवा। द नेक्स्ट कंडीशन इज म्यूकोसील्स एंड सिस्ट। जो म्यूकोसील है ये मोस्ट कॉमन टाइप है सलाइवरी एंड सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट का, यानी जितने भी सॉफ्ट टिश्यू या फिर सलाइवरी सिस्ट है उनमें से सबसे कॉमन जो सिस्ट है वो म्यूकोसील्स है। ये जो म्यूकोसील्स है ये माइनर सलाइवरी ग्लैंड पे बनते हैं, और माइनर सलाइवरी ग्लैंड में भी कौन से ग्लैंड पे? म्यूकस ग्लैंड पे, यानी वो ग्लैंड जो कि म्यूकस सलाइवा सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो माइनर सलाइवरी ग्लैंड और पार्टिकुलरली आपके लिप के ऊपर ये बनते हैं और लोअर लिप पे ज़्यादातर ये बनते हैं। ठीक है, बाकी एरियाज में भी आप ये बन सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपके लोअर लिप पे बनती है। ये क्यों बनती है? ये या तो आपका जो म्यूकस ग्लैंड है वहाँ पर डैमेज कॉज हुआ है बिकॉज ऑफ द ब्लो ऑन द लिप। ठीक है, तो डैमेज ऑफ द डक्ट ऑफ द म्यूकस ग्लैंड की वजह से ये जो म्यूकोसील है ये बना है आपके लिप के ऊपर। ठीक है, इसको हम ट्रू सिस्ट नहीं कहते क्योंकि जाहिर है सिस्ट के इर्द गिर्द एपिथेलियल लाइनिंग होती है, लेकिन म्यूकोसील्स के इर्द गिर्द एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इसको हम ट्रू सिस्ट नहीं कहते। दिस इज द म्यूकोसील ऑन द लोअर लिप, जो कि बना है बिकॉज ऑफ द डैमेज और ब्लो ऑन द लोअर लिप, और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर म्यूकस बना होता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको म्यूकोसील्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर म्यूकस होती है।
अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या है? तो कॉमनली आपके लोअर लिप में अराइज होता है, लेकिन ये बकल म्यूकोजा में भी अराइज हो सकता है और फ्लोर ऑफ द माउथ में भी ये अराइज हो सकता है। तो अगर फ्लोर ऑफ द माउथ में ये अराइज हो गया तो फिर इसको हम रेन्यूला कहते हैं, ठीक है। ये सुपरफिशियल एक सिस्ट है और इसकी जो डायमीटर है वो लार्जर देन 1 सेंटीमीटर है। स्टार्ट में बिल्कुल इनिशियली जब ये बनता है तो ये फ्लैशी होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सलाइवा की एकमुलेशन नहीं होती, ये फ्लैशी होता है और राउंडेड होता है, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हेमिस्फेरिकल बन जाता है, फ्लक्चुएंट यानी वेरिएशन इसमें आ जाती है, ये अनस्टेबल होता है और उसके साथ साथ इसका जो कलर है वो ब्लूइश होता है, ठीक है। इसका जो कलर है वो अब रेडिश की बजाय ब्लूइश हो गया है बिकॉज ऑफ द थिन वॉल। इसकी जो वॉल्स है वो थिन हो गए हैं, तो इसकी वजह से इसका जो कलर है वो ब्लूइश हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सिमिलर चीज आपके अपर लिप के ऊपर बन जाए तो फिर हम क्या कहते हैं? फिर हम कहते हैं कि ये एक म्यूकोसील नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूकोसील का ये साइट नहीं है, कॉमन साइट इसका अपर लिप नहीं है। तो अगर अपर लिप में आपको एक सिमिलर चीज नजर आ गई तो इट मीन्स कि ये सलाइवरी नियोप्लाज्म है, ठीक है, ये एक सलाइवरी नियोप्लाज्म है। अब ये बनता किस तरह है, इसकी पैथोलॉजी क्या है? तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लोअर लिप है और आपके लोअर लिप के अंदर एक माइनर सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, आपको किसी ने पंच मार दिया, उस पंच की वजह से आपके लिप के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड था और उसका जो डक्ट था वो डैमेज हो गया है। अब जो सलाइवरी ग्लैंड का जो डक्ट था वो डैमेज हो गया है, तो उसकी वजह से, डैमेज की वजह से वहाँ पर जो सलाइवा फ्लो कर रहा था अब वो कहाँ पर लीक होगा? सुपरफिशियल सराउंडिंग टिश्यू में, यानी उसके इर्द गिर्द जो टिश्यूज थे, अब ये सलाइवा वहाँ पर लीक होगा। अब ये सलाइवा जब वहाँ पर लीक होगा तो वहाँ पर इन्फ्लेमेट, जाहिर है ट्रॉमा हुआ है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी कॉज हो गई और उसके साथ साथ वहाँ पर सलाइवा का एक पूल बना है, ठीक है, क्योंकि सलाइवा वहाँ से आ रहा है, ग्लैंड से डक्ट के थ्रू आ रहा है, लेकिन डक्ट डैमेज है, तो डैमेज की वजह से वो जो सलाइवा है वो उस खास लोकलाइज एरिया में, उस खास लोकलाइज सॉफ्ट टिश्यू में, सराउंडिंग टिश्यू में जमा हो गया है, वहाँ पर एक पूल बना है सलाइवा का। ये जो सलाइवा है ये कोलेस हो जाती है, यानी एक जगह पर जमा हो जाती है, एक साथ कलेक्ट हो जाती है और एक राउंडेड मास बनाती है। ये जो राउंडेड मास है इसके इर्द गिर्द कोई भी एपिथेलियल लाइनिंग नहीं बनती, बल्कि उसके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो उस कनेक्टिव टिश्यू की कंप्रेशन की वजह से वहां पर एक राउंडेड बॉल की तरह का एक मास बन जाता है, जिसको हम म्यूकोसील्स कहते हैं। एक और नाम है जिसको हम रिटेंशन सिस्ट कहते हैं। तो रिटेंशन सिस्ट भी बिल्कुल म्यूकोसील की तरह ही होता है, लेकिन रिटेंशन सिस्ट के इर्द गिर्द एपिथेलियल लाइनिंग होती है, जबकि म्यूकोसील के इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो इसको हमने सर्जिकली रिमूव करना है, लेकिन म्यूकोसील के साथ साथ आप लोगों ने किस चीज को रिमूव करना है? अंडरलाइंग ग्लैंड को, यानी जिस ग्लैंड को ट्रॉमा हुआ है उसको भी आप लोगों ने रिमूव करना है अलोंग विद द म्यूकोसील। म्यूकोसील और ग्लैंड दोनों को आप लोगों ने रिमूव करना है। अगर ग्लैंड को आप लोगों ने रिमूव नहीं किया, जो कि माइनर ग्लैंड था, अगर उसको आप लोगों ने सर्जिकली रिमूव नहीं किया तो ये जो म्यूकोसील है ये दोबारा भी बन सकता है। तो रिकरेंस के चांसेस को कम करने के लिए आप लोगों ने म्यूकोसील के साथ साथ जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो कि अफेक्टेड ग्लैंड है, उसको भी आप लोगों ने सर्जिकली रिमूव करना है। अच्छा, अब रेन्यूला क्या है? रेन्यूला जो है ये एक अनकॉमन टाइप है सलाइवरी सिस्ट का, जो कि कहाँ पर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है? सबमेंडिबुलर ग्लैंड में या फिर सबलिंगुअल ग्लैंड में। यानी रेन्यूला जो है ये एक ऐसा सिस्ट है जो कि सबमेंडिबुलर या फिर सबलिंगुअल ग्लैंड में अराइज हो रहा है और ये एक अनकॉमन टाइप है, ठीक है। ये जो है ये यूनिलेटरल होगा, यानी वन साइड पे होगा, या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो डायमीटर है वो 2 to 3 सेंटीमीटर है। लेकिन इसका जो डायमीटर है वो इतना बढ़ सकता है कि आपके पूरे के पूरे फ्लोर ऑफ द माउथ में ये एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। यानी आपके पूरे के पूरे फ्लोर ऑफ द माउथ में ये रह सकता है, इसकी साइज इतनी बढ़ सकती है। अच्छा, ये जो है ये सॉफ्ट मास होगा, फ्लक्चुएंट यानी अनस्टेबल होगा एंड ब्लूइश कलर का होगा। ये नॉर्मली पेनलेस होता है, लेकिन ये इफेक्ट करता है हमारे स्पीच को और हमारे मेस्टिकेशन को। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम सही तरीके से बोल नहीं सकते या फिर हम सही तरीके से कह नहीं सकते, ठीक है। इसको हम ट्रीट किस तरह करते हैं? इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट ये है कि हमने एक्सिजन करनी है रिलेटेड ग्लैंड की। अगर सबमेंडिबुलर ग्लैंड है तो हमने उसको सर्जिकली रिमूव करना है, अगर सबलिंगुअल ग्लैंड है तो हमने उसको सर्जिकली रिमूव करना है। This is the ranula of sublingual gland. This is unilateral, soft and bluish.